हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में गुर्जर प्रतिहार वंशों की जो शाखा है, उस जालौर जो शाखा चल रही है हमारी कन्नौज और जालौर शाखा, उस शाखा में हम चर्चा करेंगे नागभट्ट द्वितीय की। किसकी? नागभट्ट द्वितीय की। ठीक है मित्रों, और इस नागभट्ट द्वितीय की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका शासन काल था नागभट्ट द्वितीय का। नागभट्ट द्वितीय था, इसका जो शासन काल था वो था 795 से 833 ईस्वी। 795 ईस्वी से 833 ईस्वी में तक इसका शासन था। ठीक है मित्रों, यानी नागभट्ट द्वितीय ने 795 से 833 ईस्वी तक शासन किया। 806 और 808 ईस्वी के मध्य 806 ईस्वी से 808 ईस्वी के मध्य 806 और 808 ईस्वी के मध्य इसने कन्नौज के शासक गोविंद राय तृतीय के साथ या गोविंद तृतीय के साथ युद्ध किया। गोविंद राय तृतीय के साथ इसने युद्ध किया और इस युद्ध में ये परास्त हुआ। ठीक है, इस युद्ध में ये परास्त हुआ। गोविंद तृतीय के साथ इसने युद्ध किया जिसमें ये परास्त हुआ। कौन? नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, 806 ईस्वी से 808 ईस्वी के मध्य नागभट्ट तृतीय ने गोविंद तृतीय के साथ युद्ध किया जिसमें ये गोविंद तृतीय पराजित हुआ, नागभट्ट द्वितीय पराजित हुआ। जब परिस्थिति नागभट्ट द्वितीय के अनुकूल हुई, जब परिस्थितियां नागभट्ट द्वितीय के अनुकूल हुई, तब इसने इसके उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय के उत्तराधिकारी चक्रा युद्ध को मुंडोर के युद्ध में, कौन से युद्ध में? मुंडोर के युद्ध में पराजित किया। गोविंद तृतीय शक्तिशाली शासक था जिसने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया, लेकिन जब नागभट्ट द्वितीय की परिस्थितियां अनुकूल, यानी कि गोविंद तृतीय की मृत्यु के बाद इसकी परिस्थिति कन्नौज शासन था ये कमजोर पड़ गया और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए नागभट्ट द्वितीय ने यहाँ गोविंद तृतीय के उत्तराधिकारी चक्रायुद्ध को इस युद्ध को मुंडोर के युद्ध में पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और कन्नौज पर अधिकार करने के बाद इसे अपनी राजधानी बना लिया। यहीं से कन्नौज पर प्रतिहारों का शासन शुरू होता है। प्रतिहारों का शासन शुरू होता है। ठीक है, या कन्नौज के शासन पर प्रतिहार शाखा की शुरुआत होती है चक्रा युद्ध की विजय के बाद। ठीक है, चक्रा युद्ध जो था ये पाल वंश के शासक धर्मपाल पर आश्रित था। किस पर आश्रित था? धर्मपाल पर आश्रित था। ठीक है मित्रों, किस पर आश्रित था? धर्मपाल पर आश्रित था। तो जब इसे नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया तो इसने धर्मपाल से जाकर सहायता मांगी। किससे मांगी सहायता? धर्मपाल पर सहायता मांगी और धर्मपाल ने इस पर आक्रमण कर दिया। किस पर? नागभट्ट द्वितीय पर धर्मपाल ने आक्रमण शुरू कर दिया। ठीक है मित्रों, इन दोनों का
आमना सामना, सॉरी, मुंडेर में हुआ। कहाँ हुआ? धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय का सामना मुंडेर में हुआ। कहाँ हुआ? मुंडोर में हुआ। ठीक है, यहां धर्मपाल से ये नागभट्ट द्वितीय विजय हुआ। इस युद्ध में नागभट्ट द्वितीय विजय हुआ। कौन से युद्ध में? मुंडेर के युद्ध में। किस किस के बीच में हुआ था ये? धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय के बीच में हुआ, जिसमें नागभट्ट द्वितीय विजयी होता है। ठीक है। नागभट्ट द्वितीय ने इस युद्ध के बाद उपाधि धारण की। उपाधि, ठीक है, कौन कौन सी उपाधि हासिल की इसने? नागभट्ट द्वितीय ने कौन कौन सी? तो ये जो नागभट्ट है, इनका जो स्रोत है, जानकारी का जो स्रोत है, वो है बाकुला अभिलेख। ठीक है, बाकुला अभिलेख, ये इसकी जानकारी का स्रोत है। किसने? इस मुंडेर के युद्ध के बाद कौन कौन सी उपाधि हासिल की। ठीक है, इनमें से इसने उपाधि, इस मुंडेर के युद्ध में जो विजय हासिल की, इसके बाद उपाधि हासिल की परम भट्टारक और महाराजा अधिराज। ठीक है, और परमेश्वर, वो इसने इस युद्धों को, इस बाकुला अभिलेख के द्वारा ये जानकारी प्राप्त होती है कि मुंडेर के युद्ध के बाद नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है। इसके अलावा इसने मत्स्य प्रदेश, अपना जो राज्य विस्तार था, वो राज्य विस्तार किया। राज्य विस्तार, अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। इसमें इसने मत्स्य प्रदेश को जीत लिया। मत्स्य प्रदेश और मालवा को जीत लिया। इसके अलावा उत्तरी काठियावाड़, जिसे कि उस समय आर्नत प्रदेश कहते थे। क्या कहा जाता था? आर्नत प्रदेश कहा जाता था। इस उत्तरी काठियावाड़ को आर्नत प्रदेश कहा जाता था। किरात प्रदेश, जो ये किरात प्रदेश था, ये वर्तमान में हिमालय का दक्षिणी जो क्षेत्र था, इसे किरात प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था मित्रों? किरात प्रदेश कहा जाता था। इसके अलावा इसने वत्स और कौशल प्रदेशों को भी विजय हासिल कर लिया। कौशाम्बी को भी जीत लिया। जो नागभट्ट द्वितीय था, इसने इस जो मुंडेर का युद्ध था, इस मुंडेर के युद्ध के बाद परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसके बाद इसने अपने विस्तारवादी नीतियों का अनुसरण करते हुए मत्स्य प्रदेश को जीत लिया, मालवा प्रदेश को जीत लिया, उत्तरी काठियावाड़ को जीत लिया, उत्तरी काठियावाड़ जिसको उस समय आर्नत प्रदेश के नाम से जाना जाता था, तथा किरात प्रदेश यानी हिमालय के दक्षिणी क्षेत्रों को जीत लिया, और वत्स और कौशाम्बी जैसे जनपदों को भी जीत लिया। जो उस समय वत्स और कौशाम्बी ये महाभारत काल से या सिंधु घाटी सभ्यता काल में जनपदों तक के नाम से जानी जाती थी। ठीक है। और इसने तुरुस्को का मतलब होता था मुस्लिम आक्रांता। मुस्लिम आक्रांताओं को भी पराजित किया। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। तो नागभट्ट द्वितीय जो कि प्रतिहार वंश का एक वीर शासक था, प्रतापी शासक था, इसने
795 ईस्वी से 833 ईस्वी तक शासन किया। 806 ईस्वी से 808 ईस्वी के मध्य में इसने कन्नौज के शासक गोविंद तृतीय से युद्ध किया, जिसमें ये पराजित हुआ। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां इसके अनुकूल हुई नागभट्ट द्वितीय के, तो इसने कन्नौज पर फिर आक्रमण किया और कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को हराकर इसे अपनी राजधानी बना लिया। कन्नौज का जो शासक था चक्रयुद्ध, ये पाल वंश के शासक धर्मपाल पर आश्रित था और इसने इससे शरण ली, सहायता मांगी और मुंडेर नामक स्थान पर वो नागभट्ट द्वितीय और चक्रयुद्ध के बीच में आमना सामना हुआ, जिसमें नागभट्ट द्वितीय विजयी हुआ। ठीक है, अब इस विजय के बाद इसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण की तथा विस्तारवादी नीतियों का अनुसरण करते हुए इसने मत्स्य प्रदेश, मालवा प्रदेश, उत्तरी काठियावाड़ और किरात प्रदेश, वत्स और कौशाम्बी जैसी जनपदों पर या जैसे बड़े भूक्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, यानी कि इस युद्ध के बाद इसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए अपने शासन को बढ़ाया, साथ ही साथ अपने कद को भी बढ़ाया। इसकी उपाधियों से और इसके प्रदेश जो इसने जीते हैं, इसकी जानकारी हमें बाकुला अभिलेख जो कि जोधपुर में है उससे प्राप्त होता है, क्योंकि प्रतिहारों का जो अधिकतर जो शासन क्षेत्र रहा है वो जोधपुर रहा है। क्या रहा है मित्रों? जोधपुर रहा है। नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में, इसके शासनकाल में प्रतिहार शासन या प्रतिहार राजवंश एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में विकसित हो चुका था। शक्तिशाली राजवंश के रूप में विकसित हो चुका था। ठीक है, विकसित हो चुका था किसके शासनकाल में? नागभट्ट द्वितीय के शासन काल में। ठीक है मित्रों, अब इसने 23 अगस्त, ये भी बाकुला अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चंद्रप्रभ सूरी ने ग्रंथ लिखा है। चंद्रप्रभ सूरी ने एक ग्रंथ लिखा है, प्रभावक चरित्र। क्या लिखा है? प्रभावक चरित्र। प्रभावक चरित्र। इस प्रभावक चरित्र से पता चलता है, इस प्रभावक चरित्र से ये जानकारी मिलती है कि इसने 23 अगस्त 833 ईस्वी में 833 ईस्वी में गंगा नदी में जल समाधि ले ली। कहाँ? गंगा नदी में जल समाधि ले ली। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। ये चंद्रप्रभ नामक सूरी नामक एक कवि थे जिसने एक प्रभावक चरित्र नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ के अनुसार, इस ग्रंथ से ये जानकारी का स्रोत है प्रभावक चरित्र कि इसने 23 अगस्त 833 ईस्वी में गंगा नदी के जल में समाधि ले ली या मुक्ति प्राप्त की। ठीक है, और जो ग्वालियर अभिलेख है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ग्वालियर जो अभिलेख है वो उस ग्वालियर अभिलेख के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि नागभट्ट द्वितीय अपनी दानवीरता के कारण इस वंश का कर्ण कहलाता है। इस वंश का क्या कहलाता है? कर्ण। ठीक है मित्रों, कौन से अभिलेख के द्वारा? कौन से अभिलेख के द्वारा? ग्वालियर अभिलेख के का द्वारा। तो ग्वालियर अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि ये नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का कर्ण कहलाता है अपनी दानवीरता के कारण। ये ग्वालियर अभिलेख बताता है। तथा चंद्रप्रभ सूरी का प्रभावक जो चरित्र है वो इसे बताता है कि इसने 833 ईस्वी में गंगा के जल में समाधि ले ली थी। तथा बाकुला जो अभिलेख है जो जोधपुर से प्राप्त हुआ है, इस अभिलेख के आधार पर इसने मुंडौर के युद्ध में धर्मपाल को हराया और हराने के बाद इसने उपाधियां धारण की, परम भट्टारक और परमेश्वर और महाराजाधिराज की उपाधियां प्राप्त की। ठीक है मित्रों,
इसके अलावा नागभट्ट द्वितीय ने बाकुला जो अभिलेख है, बाकुला जो अभिलेख है, उस अभिलेख से हमें ये भी प्राप्त जानकारी मिलती है, बाकुला अभिलेख से, कि जो बाकुला जो अभिलेख है, उस अभिलेख से हमें यह भी जानकारी मिलती है, बाकुला अभिलेख, अभिलेख, ठीक है, ये कहाँ है, जोधपुर में। कहाँ प्राप्त हुआ ये, जोधपुर में, बाकुला ग्राम में, ठीक है। यहाँ इससे हमें ये प्राप्त जानकारी मिलती है कि इसने, नागभट्ट द्वितीय ने विष्णु तथा शिव मंदिर बनवाया था, विष्णु का और भगवान शिव का मंदिर बनवाया था। किसने, नागभट्ट द्वितीय ने, ठीक है, जो वर्तमान में शिव पार्वती का मंदिर कहलाता है। क्या कहलाता है ये, शिव पार्वती का मंदिर कहलाता है, ठीक है मित्रों, कहलाता है, ठीक है। तो विष्णु और शिव का जो मंदिर बनवाया नागभट्ट द्वितीय ने, उसे आजकल क्या, वर्तमान में क्या कहा जाता है, शिव पार्वती का मंदिर कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जानकारी हमें बाकुला अभिलेख से प्राप्त होती है। साथ ही इसे मंडौर का विष्णु मंदिर भी प्रसिद्ध मंदिर कहा जाता है। और ऋषि जो मंडौर का जो विष्णु मंदिर है, मंडौर में जो विष्णु मंदिर है, ये विष्णु मंदिर इसने अपनी दत्तक पुत्री, जो कि ऋषि जज्जक की पुत्री थी, किसकी पुत्री थी, ऋषि जज्जक की पुत्री थी। कौन, जज्जक की पुत्री थी, कौन थी, जाबाली, ठीक है, कौन थी, जाबाली। इसको इसने गोद लिया, किसने, नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट द्वितीय ने इसे गोद लिया, ठीक है मित्रों। इसको मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। ये जानकारी भी हमें बाकुला अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। ये यहाँ जज्जक ऋषि, ठीक है, और इस जज्जक ऋषि की पुत्री थी जाबाली, जिसे नागभट्ट ने क्या किया, गोद लिया। किसने, नागभट्ट द्वितीय ने गोद लिया, ठीक है, किसको, जाबाली को, किसको, जाबाली को गोद लिया। और इसने चौहान वंशीय राजा गोवक प्रथम से, चौहान वंशीय राजा गोवक चौहान, ये चौहान वंश के शासक थे, और इससे इसकी शादी की, किसकी, जाबाली की, ठीक है मित्रों। किसने, नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट द्वितीय ने जाबाली की शादी किससे की, गोवक चौहान से, गोवक चौहान से। अब जो मंडौर का जो विष्णु मंदिर है, मंडौर का विष्णु मंदिर, ठीक है, ये इस जाबाली के आग्रह पर, जाबाली के आग्रह पर नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट द्वितीय ने जज्जक ऋषि की भूमि पर, ये भूमि किसकी थी, जज्जक ऋषि की, किसकी थी, जज्जक ऋषि की भूमि थी। और इस भूमि पर जज्जक ऋषि की पुत्री और नागभट्ट द्वितीय की गोद ली गई पुत्री के आग्रह पर इस भूमि पर यह विष्णु मंदिर बनवाया था, ठीक है। मंडौर का जो विष्णु मंदिर है वो किसकी भूमि पर बना, जज्जक ऋषि की भूमि पर बनाया गया था। किसके कहने पर, जाबाली के कहने पर। जाबाली कौन थी, जाबाली जज्जक ऋषि की पुत्री थी, जिसे नागभट्ट द्वितीय ने गोद लिया एवं गोहक चौहान की पत्नी थी, ठीक है। तो ये जानकारी भी हमें किससे प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, जो बाकुला अभिलेख है जोधपुर से जो प्राप्त हुआ है उससे ये जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो जानकारी है ये नागभट्ट द्वितीय से के शासनकाल की थी। अब नागभट्ट द्वितीय के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का उत्तराधिकारी था रामभद्र। कौन था, रामभद्र। कौन था मित्रों,
रामभद्र। अब इसके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है कि जानकारी जो प्राप्त होती है वो ये क्या होती है कि ये नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था, नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था। और जबकि नागभट्ट द्वितीय किसका पुत्र था? नागभट्ट द्वितीय वत्सराज और इनकी जो माता थी सुंदर देवी। नागभट्ट द्वितीय की माता का नाम क्या था? सुंदर देवी। रामभद्र नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था, नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था। ठीक है मित्रों, ठीक है। और इसके समय मंडौर के जो प्रतिहार थे, इसके शासनकाल में यानी रामभद्र के शासनकाल में मंडौर की जो प्रतिहार शाखा थी, प्रतिहार शाखा वो स्वतंत्र हो गई थी, स्वतंत्र हो गई। ठीक है, किसके शासनकाल में? रामभद्र के शासनकाल में। ठीक है मित्रों, तथा रामभद्र को पालों के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा। जो पाल वंश था उस पाल वंश पर नागभट्ट द्वितीय भारी पड़ा। यह नागभट्ट द्वितीय वंश द्वितीय से पूर्व जो शासक थे वो भारी पड़े। वो उन पालों के विरुद्ध रामभद्र को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है मित्रों, इसके बारे में इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है, रामभद्र के बारे में इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है कि ये नागभट्ट का पुत्र था, नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था। और मंडौर की जो प्रतिहार शाखा थी वो इसके शासनकाल में स्वतंत्र हो गई। तथा जो पाल वंश पर प्रतिहार वंश भारी पड़ता था, उस पाल वंश से रामभद्र को हार का सामना करना पड़ा। इनके बारे में यही जानकारी प्राप्त होती है। इसका जो उत्तराधिकारी था वो था मिहिर भोज प्रथम। कौन था? मिहिर भोज प्रथम, जिसे प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अब इसकी हम चर्चा अगली जो क्लास होगी उसमें करेंगे। आपको उम्मीद है ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।